हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वन व्यू ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि 29 फरवरी को जो है कि साइंस का एग्जाम है बच्चों। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस में देखिएगा हाई स्कूल की जितने भी जो है कि सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट, सबों में जो है कि 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए उन बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने का प्रयास करता हूँ बच्चों। जितने भी चैप्टर हैं हाई स्कूल में, सारे चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण जो है कि बहुविकल्पी प्रश्न होगा उसको मैं इसी यूट्यूब चैनल पर कराने का प्रयास करूंगा। आप यहाँ हमारे साथ बने रहें और इसको देखें और आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करें बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता हो इसमें देखिए बच्चों, इस हाई स्कूल परीक्षा 2024 इसमें साइंस यानी विज्ञान का जो है, इसमें लाइट चैप्टर का मैं महत्वपूर्ण यहाँ लिखे प्रकाश के अति महत्वपूर्ण 40 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ बच्चों। ताकि इन 40 बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आपके बोर्ड परीक्षा में इन्हीं से आपको देखने को मिलेंगे। आइए बच्चों, देर न करते हुए यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है। अब इस पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समतल दर्पण है। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ बच्चों कि देखिए यहाँ पे आप लेंगे, यहाँ एक समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। इससे कुछ दूरी पर कोई वस्तु, अब देखिए समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण के सामने इसका एक सिरा M1 मान लेंगे, एक सिरा क्या M2 होगा। इसके सामने आप कितनी भी दूरी पर यदि वस्तु को आप रखते हैं, तो यदि दर्पण के सामने सही सही वस्तु रखी गई है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उस दर्पण में बनेगा, चाहे जितना भी छोटा बना ना। इसलिए कहा जाता है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है बच्चों? वो अनंत होती है। आया राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर है बच्चों। आइए समझते हैं आगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो बच्चों देखिए, ये आप समझेंगे ये क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण। इसका एक सिरा M1, दूसरा सिरा क्या होता है? M2 होता है। अवतल दर्पण में देखिए बच्चों क्या होता है, ये ध्रुव होता है और ये आपका क्या होता है, ये फोकस होता है और ये वक्रता केंद्र होता है। अब इसमें देखिएगा अवतल दर्पण में देखिएगा इसके दबे हुए भाग पर क्या होता है, परावर्तक तो होता है। उभरा हुआ भाग पे यहाँ देखिए कलई किया गया होता है ना, यहाँ पालिश किया गया होता है यहाँ पे। ठीक, तो इसमें देखिएगा इधर के देखेंगे सारी दुनिया ऋणात्मक होती है इधर, और अवतल दर्पण में सारी दुनिया जो है दर्पण के सामने मापी जाती है। इसलिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है बच्चों। इसका राइट आंसर बी सही होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए ये उत्तल दर्पण बच्चों, ये उत्तल दर्पण है। यहाँ सीधा M1 मान लें, दूसरा क्या मान लेते हैं M2। अब देखिएगा ये क्या है आपका, ये ध्रुव, ये आपका ध्रुव हो गया और ये आपका है, आपका ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। अब यहाँ देखिएगा इसके दबे हुए भाग पर कलई होता है। उत्तल दर्पण में उभरा हुआ भाग पे परावर्तक तल होता है, दबे भाग पे कलई होती है। तो इसके दर्पण के पीछे वाला भाग सब क्या होता है? धनात्मक लिया जाता है ना। इस कारण इसकी समस्त दूरियां दर्पण के पीछे नापी जाती है। इससे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है बच्चों। आई बात समझ में? हमें लगता है आपको स्पष्ट होगा। इसका राइट आंसर बी सही होगा बच्चों। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों जो गोलीय दर्पण होता है, ये गोलीय दर्पण जो होता है, ये गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का। कितने प्रकार के होते हैं? दो दो। एक होता है बच्चों कौन सा? अवतल होता है। एक अवतल होता है जिसको बोलते हैं कनकेव मिरर, और दूसरा जो होता है क्या, उत्तल होता है। ठीक है बच्चों, कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं। अब इसमें देखिएगा, अब इसमें आपको दिया है कि दर्पण की जो फोकस दूरी, हाँ, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। ये देखो रिलेशन होता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये रिलेशन होता है, देखिए आपका होता है ये एफ बराबर होता है बच्चों आर बटे कितना होता है? 2 होता है। यदि आर बराबर हम निकालेंगे तो कितना होगा? 2F हो जाएगा। ये हमारा एक फार्मूला होता है, आर बराबर 2F। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बी इसका राइट आंसर होगा बच्चों, क्योंकि आर बराबर 2F यहाँ सिद्ध किया गया। तो इसका राइट आंसर बी होगा बच्चों।
आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा इसका क्वेश्चन देखिए कौन सा है। कह रहा है कि संयुग्मिक फोकस संभव है। तो देखो बच्चों, बात में है संयुग्मिक फोकस थी, तो संयुग्मिक फोकस देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपका क्या है, ये अवतल दर्पण, इसका एक सिरा M1 मान लें, इसका सिरा M2 मान लें। अब देखिए इसके ऊपरी में तल पे क्या होता है, पाली होता है अवतल दर्पण में। अब देखो यहाँ P होता है और यहाँ पे F होता है और यहाँ पे क्या होता है, C होता है। अब यहाँ देखिएगा अवतल दर्पण में जितने भी कंडीशन पे, यहाँ अनंत वाला कंडीशन हो, अनंत वाला कंडीशन हो, ठीक है बच्चों, चाहे अनंत वाला कंडीशन हो, चाहे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वाला हो, चाहे मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, चाहे मुख्य फोकस पे हो, चाहे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। अवतल दर्पण में यदि हम वस्तु दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनता है, इसलिए उसी को हम क्या बोलते हैं, संयुग्मिक फोकस कहते हैं। यानी जिस ओर वस्तु रखी जाए उसी ओर प्रतिबिंब बने। तो ये केवल संभव अवतल दर्पण में है बच्चों, ये उत्तल दर्पण में संभव नहीं है, केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब इसमें देखिएगा आप समझते हैं कि दर्पण करा, दर्पण पर प्रकाश सदैव डाली जाती हैं। तो देखो बच्चों, ये चाहे अवतल दर्पण हो, सिरा इसका M1 M2, ठीक, आपको पता है ये P है, ये क्या है F है और ये क्या है C है। अब ये एक यहाँ हम बना लेते हैं उत्तल, इसका सीधा M1 हो गया और ये M2 हो गया। अब देखेंगे यहाँ भी प्रकाश इधर से इस पे डालेंगे, इस पे प्रकाश डालेंगे, तो किधर से डाल रहे हैं, बाईं ओर से डाल रहे हैं। किधर से, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, इधर से प्रकाश हम डाल रहे हैं दर्पण पे। ठीक है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा, बाईं ओर से प्रकाश डाली जाती है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखिए आपको कह रहा है, अब बच्चों इसमें जो है क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्वेश्चन देखिए समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि जब वस्तु को मुख्य ना, जब वस्तु मुख्य फोकस का ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ देखो कह रहा वस्तु, यहाँ कहता मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये कह रहा है किस दर्पण की बात कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखो ये अवतल दर्पण ही ऐसा है जहाँ भिन्न भिन्न कंडीशन में वस्तु को रखा जाता है। तो इसमें देखिए अवतल दर्पण की हम बात करते हैं बच्चों, तो देखिए ये M1 सिरा हो गया, M2 सिरा हो गया। अब इसमें हम बात करें तो देखो ये P हो गया, ये आपका F हो गया और ये आपका क्या होगा, AC हो गया। अब यहाँ अनंत हो जाएगा और यहाँ देखिए अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, ये वक्रता केंद्र पर हो जाएगा और उसके बाद में देखिए वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, अब मुख्य फोकस पर और ध्रुव तथा फोकस के बीच में। अभी हम देखें यही कह रहा है बच्चों, अब यहाँ समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे अच्छे से। अब यही कह रहा है कि यदि वस्तु यही मुख्य फोकस और ये ध्रुव के बीच में यदि रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो कहाँ बनेगा बच्चों, ये दर्पण के पीछे बनता है। ये राइट आंसर कौन सा होगा, बी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कह रहा है अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए इसमें अवतल दर्पण में देखिएगा, ये देखिए M1 हो गया, ये आपका M2 हो गया। आखिर देखिए इस तरीके से समझने का प्रयास करें तो इसमें देखो वस्तु हम यहाँ एक, ये अनंत पे है, ये अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में है, ये वक्रता केंद्र है, इसको हम C मानते हैं, ये आपका क्या है F है और यहाँ पे क्या होगा, ये P है। ठीक है बच्चों, आखिर इस तरीके से तो यहाँ पे देखिएगा एक वस्तु यहाँ पे हम रखते हैं और एक यहाँ पे रखते हैं और एक यहाँ पे रखते हैं। अब मैं कह रहा वस्तु कहाँ पे है बच्चों, यही वस्तु देखिएगा अनंत पे है। यहाँ देखिए वस्तु कह रहा है यहाँ अनंत पे वस्तु रखी गई है, ये वस्तु O डैश रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, मुख्य फोकस पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, लेकिन मुख्य फोकस पर ही बनेगा बच्चों। तो आइए समझने का प्रयास करता हूँ। इसका देखिए तीन ऑप्शन नीचे हैं, चाहिए उसको मैं समझता हूँ कहाँ पे है, समझाने का प्रयास करता हूँ बच्चों। अब देखिएगा इसमें देखिए कह रहा है मुख्य फोकस पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में या वक्रता केंद्र पे, पहला वक्रता केंद्र पे था, तो यहाँ जो कौन सा होगा बच्चों, तो इसमें जो है हमारा मुख्य फोकस पर ही बनेगा। ठीक है, आइए चलता हूँ अब अगला क्वेश्चन।
अब इसमें कह रहा है बच्चों, इसमें देखिए समझने का प्रयास करें। कह रहा है कि वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है। तो वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल जो बच्चों होती है लगभग होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये बहुत सिंपल है, ये आंसर परीक्षाओं में देखने को मिलता है बच्चों ना। आप समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये कह रहा है कि अवतल दर्पण, अब यहाँ समझने का प्रयास करेंगे आप। यहाँ कह रहा है कि अवतल दर्पण तथा वक्रता केंद्र, कह रहा अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। वक्रता केंद्र पर कहा है बच्चों ना, तो आप यहाँ समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। यहाँ देखिए क्या है, आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में ये आपका पी हो गया, ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, और ये क्या है आपका वक्रता केंद्र हो गया। और इस पे यदि हम वस्तु रखते हैं, याद रखिएगा बच्चों, यदि वस्तु यहाँ पे यहाँ रखेंगे हम, तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु होगा, वस्तु जितनी बड़ी होगा, प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा बच्चों, ठीक है। तो कहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। दर्पण के सामने बन रहा है तो कैसा बनेगा, वास्तविक। और दर्पण के नीचे बनेगा, अरे मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो ये कैसा, उल्टा बनेगा, ठीक ना। तो कैसा होगा, वास्तविक उल्टा, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ी प्रतिबिंब। तो वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है जब वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। आइए देख करा कि उत्तल दर्पण में, करा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो सदैव ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में बनता है बच्चों। कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। जैसे हम यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये है आपका उत्तल दर्पण, इसका सिरा M1 M2 है। यदि यहाँ पर वस्तु कहीं भी आप रखेंगे तो इसका देखो ये ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका कौन सा, वक्रता केंद्र हो गया। तो जो प्रतिबिंब आपका बनेगा बच्चों, ये प्रतिबिंब हमेशा इन दोनों के बीच में, इन दर्पण के पीछे बनता है। देखिए इसके दबे हुए भाग पर कलई होता है, तो ये दर्पण का पीछे वाला भाग होता है। तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। आभासी बनेगा क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, सीधा बनेगा बल्कि वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। राइट आंसर का सी सही होगा बच्चों। आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव, प्रकृति कैसी होती है, अभी मैंने समझाया कैसा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अब इसमें से देखिएगा बच्चों, अब इसमें कह रहा है एक उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता कितना 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए इसमें आर बराबर कितना दिया है, इसमें आर बराबर आपका दिया है 40 सेंटीमीटर, इसमें आर दिया है। और करा फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, तो आपको पता है यह बराबर होता है r/2। आर का मान कितना है 40, और हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ आपका 20 सेंटीमीटर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। अब देखिए यहाँ जो है क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखिएगा इसमें फोकस दूरी दिया, अवतल दर्पण का है तो माइनस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसका कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो आर बराबर पूछ रहा है। तो देखिए हम जानते हैं आर बराबर होता है 2f होगा बच्चों। तो इसमें देखिए 2 इंटू आर, जो f का मान होगा -10 होगा, तो जो ये -10 होगा, तो ये जो आर का वैल्यू होगा वो कितना होगा, आर की वैल्यू माइनस का 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। क्या होगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर चलते हैं, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। याद रखिएगा, कह रहा किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। तो बच्चों आइए मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। यहाँ देखिएगा
ये आपका देखिए, ये आपका दर्पण है, ये M1 होगा, ये M2, ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में मान लीजिए आप वस्तु यहाँ रखते हैं और ये इसका आपका क्या है, ये ध्रुव हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया और ये आपका क्या होगा, फोकस हो गया। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चा, वो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, वो प्रतिबिंब दिखेगा ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। कैसा, आभासी बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। तो कैसा बनेगा, तो कह रहा है इसमें कैसा छोटा सीधा व काल्पनिक बनता है। तो कौन सा दर्पण होगा बच्चों, तो दर्पण आपका कौन सा होगा, वो आपका उत्तल दर्पण होगा, जहां प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा सीधा और काल्पनिक बनता है। चलते हैं, ठीक है बच्चों। आइए यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि गोली दर्पण का सही सूत्र क्या है। तो गोली दर्पण का जो सूत्र होता है वो 1/f बराबर बच्चों 1/v प्लस 1/ क्या हो जाएगा, u, इसका ही सूत्र होता है। तो आप देख लीजिए इसका कौन सा सूत्र होगा, जो आप 3 ऑप्शन नीचे पड़े हुए हैं, मैं उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ, आप इसमें छाट लिए कौन सा आंसर सही होगा। इसमें जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर कौन सा, बी होगा, क्योंकि बी यही दिखाई दे रहा है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ क्या हो जाएगा, u, यही राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। ठीक है बच्चों, कह रहा है रेखीय आवर्धन का सही सूत्र क्या होगा। तो रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है बच्चों -b/का u बराबर कितना होगा, i/, क्या होता है o, यही इसका जो है राइट आंसर होगा। तो इसमें कौन सा दिखाई दे रहा होगा, जिसमें सही ऑप्शन आपको ए दिखाई दे रहा होगा, तो इसका राइट आंसर ए होगा बच्चों। ठीक है, आगे चलता हूँ। अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें करा एक दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। तो बच्चों देखिए समझने का प्रयास करेंगे, तो देखिए प्रयास करेंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ देखिए मैं दर्पण ले रहा हूँ ना, एक M1 ले लेता हूँ, एक M2 है, इसका सिरा ये देखिएगा, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। अब कह रहा है देखिए, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पूरा, ये इसका परावर्तक तल है, यानी अवतल दर्पण जितना भाग आप देखेंगे जिसपे प्रकाश पड़ती है वही उसका परावर्तक तल है। समझ में आया बच्चों, तो देखिए वही परावर्तक तल है। तो आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु क्या कहेंगे। तो ये मध्य बिंदु क्या है बच्चों, ये ध्रुव है। कौन सा ध्रुव, राइट आंसर कौन सा, सी हो जाएगा बच्चों। आइए चलता हूँ अगला। तो इसमें देखिए बच्चों कह रहा है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होगा। तो देखिएगा मैं अभी भी बताया हूँ कि ये क्या है, अवतल दर्पण। इसका सिरा M1, एक सिरा क्या हो, M2 होता है बच्चों। ये P होता है, ये आपका F होता है, ये आपका क्या होगा, C होगा। तो देखिए ये पूरा भाग इसका क्या होगा, इस पे प्रकाश पड़ता है, तो इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो दर्पण कौन सा होगा, तो वो आपका दर्पण होता है अवतल दर्पण होगा बच्चों। ठीक है, राइट आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आ चलते। अब इसमें देखिएगा अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं बच्चों। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा होता है आपतन कोण, जो होता है यही आपको देखो, आपतन कोण सदा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप यहाँ देखे होंगे, एक यहाँ समतल दर्पण लीजिए, ए M1, ये क्या हो गया, M2 हो गया, इस पे आप कलाई कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और यहाँ आप देखेंगे इस तरीके से, अब यहाँ देखेंगे ये क्या होगा, ये आप यहाँ अभिलंब यहाँ डालते हैं तो देखिएगा यही होगा इस तरीके से। ये आपका आपतित किरण है, ये कौन सा है, ये आपका आपतित किरण है, ये आपतित किरण। और ये क्या है, परावर्तित किरण है बच्चों, ये आपका परावर्तित किरण है। ये आपका क्या है, ये आपका अभिलंब है, क्या है, ये अभिलंब है बच्चों। और ये आपका है आपतन बिंदु है, आपतन ये बिंदु है। ठीक है बच्चों, हमें लगता है आपको ये समझ में आ गया, आपतन बिंदु है। तो तीनों एक ही तल पे होंगे। तो ये देखो आपतन कोण जो आई होगा, ये परावर्तन कोण आर के समय क्या होगा, बराबर होगा। यानी आपतन कोण आई जो होगा वो सदा परावर्तन कोण आर के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके 2 नियम है, कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक ना, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चल, ठीक है बच्चों, आइए समझने का प्रयास करते हैं। अब इसमें देखिएगा, अब हम प्रयास करते हैं क्या, करा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। देखो बच्चों, यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। ये हम लेते हैं आपका कौन सा, अवतल दर्पण। इसका एक सिरा M1 है, एक सिरा क्या M2 है। अब देखिएगा ये आपका P हो गया, ये आपका F हो गया और ये आपका C हो गया।
यहाँ वस्तु क्या है, ये अनंत पे है, ये वक्रता केंद्र पे है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में है, फोकस पे है, और ध्रुव तथा फोकस के बीच में है। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। हम कह रहा है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसकी बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है। जब यहाँ पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ बनेगा, किसके बीच में, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक तो बनेगा, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है, अवतल दर्पण वास्तविक बनेगा। उल्टा बन रहा है, क्यों उल्टा बनेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। वास्तविक उल्टा, वस्तु थोड़ा बड़ी होगी तो वस्तु से छोटा बनता है, क्या होता है, वस्तु से छोटा बनता है ना, वस्तु छोटा। तो कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा, इसका राइट आंसर कौन सा, बी इसका राइट आंसर है, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनता है। चलते बच्चे, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। देखिए इसमें बच्चों देखिए समझना, कह रहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो बच्चों देखिए यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते हैं। ए अमोन सीरा हो गया, M2 हो गया। अब देखिए पी हो गया आपका, ये आपका एफ हो गया, और ये आपका क्या होगा, सी हो गया। ये देखो अनंत पे वस्तु रखेंगे, और वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, ये वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में, या मुख्य फोकस पर, यहाँ क्या है बच्चों, ये ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। अब देखिए हम मानते हैं कि यहाँ पे आप रखे हैं, कह रहा है कि वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो, यानी यहाँ पे वस्तु रखी गई है, इस वस्तु की बात कर रहा है। तो कह रहा है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो बच्चों इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाद बनता है। कैसा बनेगा, देखिए ये है आपका मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, तो कैसा बनता है, उल्टा बनेगा। और दर्पण के सामने बनना तो वास्तविक बनेगा, इस वस्तु से बड़ा बनता है, क्या ना। तो ये कह रहा कहाँ पर बनेगा, तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। देखिए ये वक्रता केंद्र है और ये अनंत है, इसके बीच में बनता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, बी, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ आप समझने का प्रयास करेंगे, ये M1 हो गया, ये क्या हो गया, M2 हो गया। अब यहाँ देखिएगा ये आपका P हो गया, ये आपका क्या हो गया, F हो गया, ये आपका क्या होगा, C हो गया। अब यहाँ बच्चों थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे, एक वस्तु यहाँ अनंत पे रखे हैं, एक वक्रता केंद्र पर, ये वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ये आपका अनंत है बच्चों, ये क्या है आपका, ये अनंत है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक वक्रता केंद्र, यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा अब यहाँ समझेंगे इस तरीके से। अब यहाँ देखिए ये आपका अवतल दर्पण है, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, इस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए इसमें मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। ये P है, ये आपका F है, और ये आपका क्या है, ये आपका C है। अब यहाँ देखिए अनंत है, एक वस्तु अनंत पर होगा, एक वक्रता केंद्र पर होगा, एक मुख्य फोकस पर होगा, एक इसके बीच में, एक इसके बीच में, और एक इसके बीच में होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब यहाँ देख कह रहा है कि वस्तु जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तब मुख्य फोकस यहाँ है बच्चों और ध्रुव यहाँ है, इसके बीच में ही वस्तु है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं पीछे बनता है। ये देखो मुख्य अक्ष के ऊपर बनना है तो सीधा बनेगा, और दर्पण के पीछे बनना है तो आभासी बनेगा, और वस्तु से बड़ा दिख रहा है तो यहाँ क्या होगा, दर्पण के पीछे इसका राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। आइए चलता हूँ, कह रहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य फोकस पे स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यहाँ कह रहा है जब कहाँ हो, मुख्य फोकस पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो बच्चों देखिए देखने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पूछ देता है तो बच्चे नहीं कर पाते, गलतियां कर देते हैं। तो देखिए गलतियां ना हो इसके लिए मैं समझा के बता रहा हूँ। ये देखो आपका P है, ये F है, और ये क्या है आपका C है। एक वस्तु यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पे रखेंगे बच्चों ना। एक अनंत पर, एक अनंत था वक्रता केंद्र के बीच पर, एक वक्रता केंद्र पर, एक मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच में, और एक मुख्य फोकस पर, एक मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में। तो बच्चों यहाँ देखिएगा इसमें कह रहा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर यहाँ रखे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब ही अनंत पे बनता है, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक है। तो कहाँ बनेगा बच्चों, अनंत, राइट आंसर C होगा इसका। चलिए ठीक है बच्चों। अब कह रहा है कि अवतल दर्पण में
जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का आकार कैसा होगा? तो देखिए आकार मैंने बताया कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। तो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा नहीं, वस्तु से बहुत छोटा। तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। कैसा बनता है तो देखने का प्रयास करते हैं, मैं आपको दिखाने का भी प्रयास कर दे रहा हूँ बच्चों। ये देखिए ये M1 होगा, ये M2 होगा। अब इस तरीके से देखो, ये आपका P होगा, ये आपका F होगा, ये आपका क्या C है। अब देखिए थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें। अब देखिए यहाँ पे अनंत है, यहाँ अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, एक वक्रता केंद्र पर, एक मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, एक ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। अब यही कह रहा है कि अनंत पे यहाँ होगा तो इसका प्रतिबिंब बच्चों देखिए यहाँ पे बनेगा, एकदम स्पष्ट आप देख लीजिए, ये मुख्य फोकस पे ही बनेगा। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर, मुख्य अक्ष के देखिएगा, मुख्य फोकस पर ही बनेगा। यहाँ मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। दर्पण के सामने तो वास्तविक बनेगा, वस्तु बड़ी है प्रतिबिंब छोटा है, तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा। राइट आंसर कौन सा? सी होगा इसका। ठीक है बच्चों, आगे समझने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा बच्चों क्वेश्चन। अब इसमें देखिए बच्चों, कह रहा है कि अवतल दर्पण में अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की आकार और प्रकृति कैसी होगी? तो देखो अनंत होगा तो बहुत छोटा बनेगा, और जब वक्रता केंद्र से अनंत के बीच में होगा तो वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। अगला देखिए ऑप्शन मैं दिखा रहा हूँ। अगला ऑप्शन कह रहा है कौन सा? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बड़ा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा। इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है बच्चों, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए अब थोड़ा सा फिगर बना के समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको बात स्पष्ट हो जाए बच्चों। देखिए ये आपका M1 हो गया, ये आपका M2 हो जाएगा, ये आपका P हो गया, ये आपका F हो गया, और ये आपका क्या होगा? C हो गया। अब देखो एक अनंत पे होगा, एक अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, एक वक्रता केंद्र पर, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच में, एक वक्रता केंद्र पर, एक ध्रुव तथा इसके बीच में होगा। तो बच्चों देखिए ये कह रहा है इस पे होगा, यही इसकी बात कर रहा है। यदि इस पे होगा, यही में है, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यही बनेगा। ठीक है ना, यहाँ बनेगा। तो अब इस पे देखिएगा, यहाँ बनेगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। जब इस पे होगा तो इसके बराबर बनेगा बच्चों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब के आकार और प्रकृति क्या होगा? तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा। तो वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, राइट आंसर कौन सा होगा? डी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर होगा। चलिए अगला चलते हैं बच्चों। कह रहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब का आकार प्रकृति क्या होगी? अब देखिए बच्चों, यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ बना लेते हैं कौन सा? अवतल दर्पण। ये M1 होगा, ये M2 हो गया। अब मैं कह रहा है ये P हो गया, ये F हो गया, और ये कह रहा है आपका C। कह रहा वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में, यहाँ यदि हम वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब देखिए जो बनता है बच्चों, वो आपका वक्रता केंद्र के बाद बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र के बाद। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा नहीं, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है। राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलता हूँ बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यही है। कह रहा है बच्चों क्या? कह रहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ आकार क्या होगा? कह रहा प्रकृति आकार क्या होगा? अब देखो यहाँ अवतल दर्पण है, कह रहा मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार क्या होगा? तो वस्तु इसका प्रकृति वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो कहाँ बनता है? वो अनंत पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? वो अनंत पे बनेगा। तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है जब मुख्य फोकस पे स्थित होगा। तब क्यों बनना है? क्योंकि वो अनंत पे बनता है। ठीक है, आइए समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति क्या होगी? मैंने इसके पहले समझा दिया है। ये दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा। तो आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, आभासी सीधा वस्तु के बराबर, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर होगा। ये आभासी सीधा
वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है बच्चों, आइए समझने का प्रयास करा है। इसमें देखिए करा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। तो बच्चों देखिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अब एक थोड़ा इसमें कंडीशन होता है कि तरंग दैर्ध्य जो होगा, तरंग दैर्ध्य जो होता है, तरंग दैर्ध्य बराबर होता बराबर नहीं, यहाँ क्या होगा, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 क्या, अपवर्तनांक के विचलन कोण की आवृत्ति के, ठीक, आवृत्ति के। तो इस तरीके से होता है। तो इसमें देखो जिसका तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगा वो सब सारी चीजें इसकी क्या होगी, कम होगी। करा के कांच का अपवर्तनांक अधिकतम है, तो अपवर्तनांक अधिकतम किसका होगा, यानी जिसका अपवर्तनांक उसका होगा जिसका विचलन कम होगा, सॉरी विचलन ज्यादा होगा। तो इसमें बैगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होता है क्योंकि उसका विचलन ज्यादा होता है, और जिसका विचलन कम होगा उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, कम होगा। ठीक ना बच्चों, तो इसका जो विचलन अधिकतम किसका अपवर्तनांक होगा, बैगनी रंग का, क्योंकि उसका विचलन ज्यादा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, ये सब सवाल आपके बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं, कई बार पूछे गए हैं। करा कि वायु में प्रकाश की चाल इतना है, अपवर्तनांक इतना है ना, 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी ना, कांच में प्रकाश की चाल पूछा है। तो एक फार्मूला होता है, ये देखिए अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब इसमें माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है, इसमें C/N होगा। इसमें C कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों, और नीचे कितना है 3/2 दिया है, 3 से 3 कट जाएगा, 2 चलाएगा ऊपर। तो कांच में जो प्रकाश की चाल होगी 2 × 10⁻³ कितना होगा, 8 मीटर पर सेकेंड होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर इसका बी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, आगे चलता हूँ। अब कह रहा है कि इसमें कह रहा है उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो ये आभासी और सीधा बनता है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए आभासी सीधा बनता है। तो उसमें उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, तो उत्तल दर्पण में आभासी सीधा बनता है बच्चों। ठीक है, आगे चलता हूँ। अब बच्चों इसमें कह रहा है कि वस्तु में बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखो अवतल दर्पण में यही केस में बनता है बच्चों। देखिए अवतल दर्पण M1 M2 हो गया, अब देखिए P हो गया, ये F हो गया, और इसके बीच में जब वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। तो यही पूछ रहा है कि वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो दर्पण कौन सा होगा बच्चों, वो दर्पण आपका कौन सा होगा, वो आपका अवतल दर्पण होगा, जिसमें आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, आगे चलता हूँ। अब इसमें देखिए बच्चों कह रहा है कि माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो अभी बताएं N बराबर होता है प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब इसमें देखा जाए तो ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बच्चों कह रहा है, इसमें कह रहा है कि वास्तविक एवं आभासी गहराई के बीच द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। करा वास्तविक एवं आभासी गहराई के बीच संबंध है जब द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो देखिए इसमें का द्रव का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो होता है वास्तविक गहराई, क्या होता है बच्चों, वास्तविक गहराई बटे क्या होता है, आभासी गहराई होता है बच्चों। कौन सा, आभासी गहराई होता है। ठीक है, तो इसका देख लीजिए कौन सा ऐसा होगा। अब इसमें वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई सही आंसर होगा, तो देखिए आंसर छुपा है नीचे। अब यहाँ देखिए समझने का प्रयास करें कौन सा होगा, तो इसमें वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। अब बचे हुए 2 क्वेश्चन का था स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो बच्चों ये अपवर्तनांक होगा, मान लीजिए कोई 2 माध्यम लेंगे आप, तो मान लीजिए हम वायु और जल लिए हैं, तो उसके सापेक्ष लेंगे तो या अपवर्तनांक N बराबर लेंगे, N बराबर होगा साइन I बटे क्या होगा, साइन R होता है। या वायु के सापेक्ष यदि हम कांच का अपवर्तनांक लेते हैं तो यहाँ साइन I बटे क्या होगा, साइन R होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, साइन I बटे साइन R होगा बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है अपवर्तनांकों के बीच सही संबंध है। तो देखो इसका संबंध होता है
क्या होता है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा, WNG बराबर होता है ANG बटे ANW होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, इसके 2 नियम होते हैं। देखिए इसका एक्चुअली M1 ले लें, नहीं तो इसको M1 M2 ना लें। इसका देखिए 2 माध्यम ले लेंगे, एक माध्यम यहाँ वायु ले लेते हैं, दूसरा माध्यम क्या लेंगे बच्चों, कांच लेंगे। और इसमें देखिए यहाँ से वायु से जब कोई प्रकाश किरण आती है और एक ठोस में जाती है तो ब्लम की ओर झुक जाती है, तो ये आपका आई हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा। तो इसमें कितने नियम होंगे, 2 नियम होंगे। ये 2 नियम जैसे परावर्तन में 2 नियम होता है, अपवर्तन में भी 2 नियम होता है इसका। ठीक है बच्चों, तो हमें लगता है आपको ये 40 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। यही मैं वादा करता हूँ कि यही 40 क्वेश्चन में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो स्किप नहीं करना है, बच्चों को अच्छा से सारे एक बार देख लेना है और बढ़िया से रिवीजन कर लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे बच्चों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मिलेंगे जो आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जो है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा, हाँ सर मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में बच्चों जो है कि आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच हमारे वीडियो देखने के लिए।